बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त राज़िब अहमद उमाया खान के साथ, बराह रास्त के साथ साथ और बहुत सारी खबरें जो आज के प्रोग्राम को आगाज में हम आपके साथ शेयर करेंगे। 15 मार्च 2022 को कल रात को होने वाली बहुत सारी डेवलपमेंट्स अवाम को हैरान कर गई हैं और बहुत ज्यादा जो है इस वक्त सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसला 28 मार्च को होगा। सुबनामा शुरू करते हैं इस खबर के साथ। हुकूमत ने अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को और अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। अब आप देख रहे हैं कितनी तारीख पर तारीख बताई जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का जो इजलास होगा वो पावर शो पर वोटिंग से कबल यानी कि 27 मार्च को होने का जो है वो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। डी चौक पर जलसे में 10 लाख लोगों को बुलाने का और उनके शामिल होने का प्लान बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साथ साथ अपनी जो कोर कमेटी थी उसके साथ ये बात करते हुए भी कहा कि अवाम उनके साथ हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, इनकी तहरीक को नाकाम बनाएंगे। अभी सुबह सवेरे में पाकिस्तान में जो सुबनामा है उसमें इस खबर के बाद मैं भी थोड़ी सी हिल गई हूं कि क्या होने वाला है। मार्च में बहुत सारी तब्दीलियां होने वाली हैं। अगला हफ्ता कैसा होगा, क्या सिर्फ जो है वो खबरें होंगी। सियासी मैदान से आगे बढ़ते हैं। हुकूमती ऐलान के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और शुरा इस्लामाबाद में कितने दिन रहेंगे फैसला बाद में किया जाएगा। इसका तहरीक अदम एतमाद जमा होने के 14 दिन के अंदर असम्बली इजलास होना लाजिम है। हुकूमत अरकान असम्बली को धमकियां दे रही है। अपोजिशन की हुकूमत इत्तेहादों से राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर दिया है। हायद मकबूल की जेर क़यादत वफद की आसफदारी से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। मुत्तहिदा का वफद आज शहबाज शरीफ से भी मिलेगा। पंजाब में भी तब्दीलियों की हवाएं चल पड़ी हैं। तरीन ग्रुप ने नून लीग से हाथ मिला लिया है। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात हुई जिसमें वजीर आला बुज़दार को हटाने पर इत्तफाक किया गया है। तरीन ग्रुप ने इंतखाबी टिकटों की यकीन दहानी मांग ली है। तर्जुमान ने दावा किया है कि हमजा शहबाज अगले वजीर आला होंगे और बहुत कुछ पर बात करने के लिए अभी आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जमशेद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए कि 28 मार्च अदम एतमाद पर वोटिंग, क्या वजीर आजम पर एतमाद बरकरार रहेगा? जमशेद साहब जी। जी, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमारे यू कैन से कि एक कानून और दूसरा हमारे इत्तेहादी। इत्तेहादी अगर आप गौर करें तो 3 इत्तेहादी हमारे ऐसे हैं जो हमारी अपोजिशन के विक्टिम हैं। मतलब GDA की बात करें या इसकी बात कर लें आप MQM की, कि उनके जितने भी दुख हैं, जितने भी उनके मसाइल हैं, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के पैदा करता है। उनके जितने भी हकूक है वो पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। आज भी कराची के फ़ायदा ले रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन उनके हकूक नहीं दे रही। और दूसरा GDA की भी यही सूरत है, पर्सनल राइवलरी कह लें, एनिमिटी कह लें, इट्स लाइक दैट कि जीना हराम किया हुआ पीपल्स पार्टी ने उनका। और यहाँ पे जो काफ लीग है, काफ लीग के जितने भी दुख हैं ये सारे नून लीग के दिए हुए हैं। उनकी मतलब लाइफ थ्रेट की बात करें, उनकी सियासत के खात्मे की बात करें, उन पुनेटिव या रिवेंजफुल सियासत की बात करें, तो ये यू कैन से कि जो लफ्ज़ है ना, एक क्या नाम है, तहफ़्फ़ुज़ात नॉर्मली सियासत में ज़्यादा बोला जाता है। तो वो बोल के तो लोग हल्कों के लिए निगोशिएट करते हैं, वो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन बेसिकली उनका नेचुरल अलायंस हमारे साथ है। नून लीग का अपना काफ लीग का नेचुरल अलायंस हमारे साथ है। GDA का अलायंस हमारे साथ है। बाप का हमारे साथ बनता है कि हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, मरकज़ में वो हमें सपोर्ट करते हैं। सो बड़ा नेचुरल सा अलायंस है, हमारे ये बरकरार रहेगा, हमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो बात किया जाता है जी इतने लोग हैं, मेरा ख्याल है शायद 2 को
लोग हैं टोटल जो हमारी पार्टी के जो यूकन से कि जो लेकिन वो भी वोट नहीं दे सकते हमारे खिलाफ, वो भी वोट नहीं दे सकते। अच्छा। अदरवाइज शायद टोटल नंबर भी 2 है। ये जो बात होती है फलां ग्रुप कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, लोग उसके साथ हैं। आपस में लोगों के इख्तलाफात होते हैं, आपस में इख्तलाफात होना डिफरेंट बात है। जहांगीर तरीन का और अलीम खान का आपस में इख्तलाफ है, क्या नाम है इसका, शाह महमूद कुरैशी का आपस में इख्तलाफ होना, किसी का मेरे साथ इख्तलाफ होना, किसी का असद उमर के साथ इख्तलाफ होना, ये अलग बात है। लेकिन बेसिकली लोग इमरान खान की जात पे मुतफिक हैं। फिर एक और चूरन बेचा गया कि शायद हमको अनपॉपुलर हो गए हैं, लोग हमें जीने नहीं देंगे, लोग हमें निकलने नहीं देंगे, हमारी सियासत का खात्मा हो गया। तो हमने पिछले 3 हफ्ते में साबित किया कि वी आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी और नेशनल पार्टी हम है। बाकी लोग तो रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टी को कभी भी मुमकिन नहीं होता उसके लिए, मतलब आप कह लें कि एक नेशनल पार्टी के मुकाबला करना, स्वाय इनके पास तो आपस में इत्तेहाद करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का इम्पैक्ट अपना होता है, हुकूमत हमने बनाई है, हमने परफॉर्म किया है। तो ये जो कहा करते थे कि हम अपने बोझ से गिर जाएंगे, हम अपने बोझ से गिरने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, आप पहले दे रहे थे। बेसिक वजह कि हमारी जो परफॉर्मेंस के फिगर आए हैं, जो इंडिकेटर आए हैं, जो गवर्नेंस की चीजें आई हैं, जो इंटरनेशनल एंडोर्समेंट मिली है, वो इतनी हैवी है कि अब इमरान खान इतना ब्रॉडली आप कह लें कि यू कैन से कि बड़े बिग वे में इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है गवर्नेंस के हवाले से। इसे मतलब क्लाइमेट चेंज की बात करें, आप पानी की कंजर्वेशन की बात करें, डिजीज कंट्रोल की बात करें, आप एहसास प्रोग्राम की बात करें, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इट्स वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। तो इतना वेल रिकग्नाइज्ड जो आदमी है, जब वो उसके सामने आई चीजें तो बाकायदा खौफजदा होकर बाहर निकल आए हैं। सही मुझे साहब से हम 27 मार्च को क्या बहुत बड़ी तादाद, क्या काफिलों की शक्ल में तादाद पूरे पाकिस्तान से नजर आने की और सपोर्टर्स की उम्मीद है? कितने नंबर्स? 10 लाख इज अ वेरी बिग नंबर जब साहब। देखें इसमें आपने देखे हमारे को 4 जलसे हुए हैं अभी तक। मेलसी में हुआ, हफ्जाबाद में हुआ, यहाँ पे तीर में हुआ, मंडी बाबुलदीन में हुआ, जितने 4 जलसे हुए अभी तक। चारों जलसों में आपका मतलब एक तो होता है मुहावरा तन के जी लाखों लोग ये वो, लेकिन मेरे ख्याल किसी में भी लोग 50,000 से कम नहीं थे। 50,000 बंदे गिन के किसी ये एक बड़ा नंबर होता है, सच्ची बात है, बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़े साइज का जलसा होता है। इट्स मेमथ। सो आप कह लें कि हाँ बड़ा नंबर होता है गिन के इतनी गर्मी में। और हाफजाबाद में जो थे लोग 12 बजे आए, 6 बजे तकरीर हुई इमरान खान की। सो आप कह लें कि यहाँ पे ये जो इतने बड़े नंबर जो टर्न आउट हो रहा है, मैं समझता हूँ ये जो 10 लाख का बात की जा रही है, ये 10 लाख अगर होता है या नहीं होता, लेकिन बड़े करीब होंगे इसके। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की या पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होगा ये मीनारे पाकिस्तान का, जो 2011 का जलसा मुझे कहीं बड़ा होगा। वजह उसकी ये है कि हमारे हमारा वर्कर यूनाइट हो गया इस बात पे कि जब उसने देखा कि सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, तो हमने उसका इमरान खान को अकेले नहीं छोड़ना, हमने मोटिवेट होना है और हमने चलना है। और हमने आप कह लें कि अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं लाइफ की, वो छोड़ के तो हमने अपने इमरान खान के साथ या अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इजहार यकजहती करना है। और फिर देखिए एक चीज और है कि ये जो आप रिसेंट हुआ है वाकया, इसका अमेरिका का वाकया हुआ, अमेरिका और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रहा है। और जब इमरान खान गए हैं, रशिया गए हैं, तो उसके बाद ये चाइना गए, तो उसके बाद ये साजिश शुरू हुई है। उस साजिश के बाद लोग समझते हैं कि हम एक जिहाद कर रहे हैं, हम एक ऐसे मुल्क के साथ जो इस्तेसाली है या जो इस्तेसाली तबका है, उनके खिलाफ अपने एक ऐसा बंदा जो हमारी एक जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसकी हिफाजत कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और हम प्रैक्टिकली 74 साल बाद जाके आज़ादी, जो सोशल आज़ादी की बात करें या अपने डिसीजन मेकिंग की आज़ादी की बात करें, इकनॉमिक आज़ादी की बात करें, वो एक्चुअली लेने अब जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल हम साबित कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट नो की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम अपने मुफाद के मुताबिक खारजा पॉलिसी बनाएंगे। तो ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी ने कहा है। अगर कहा है तो जिसने कहा है वो हमारे जज्बात की तर्जमानी कर रहा है, वो हमारे मुफाद के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं और हम घरों से निकलेंगे उसके लिए। सो ये जो चीज़ है, इसमें जो पीटीआई का वर्कर था उसके अलावा बड़े लोग हैं। इस आप कह लें कि जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव या इस एक्शन के साथ पीटीआई के अलावा बहुत सारे लोग हैं। और इस मुल्क का जो
जिसे कहते हैं इंटेलिजेंशिया जो है इस मुल्क का, जो यू कैन से कि जो सन ऑफ सॉइल हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो आज़ादी के मुतवाले थे पुराने लेकिन मिली नहीं प्रैक्टिकल एक जस्ट, वो लोग जो हैं वो भी निकले हैं हमारे लिए, निकल रहे हैं। सो हमें इसकी अप्रिसिएशन मिल रही है, बाकायदा इमरान खान को अप्रिसिएशन मिल रही है कि इतना दिलेर। जी बिल्कुल सही। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि पीडीएम के सरबराहों ने भी जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब आपने कहा कि जो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या साबित कर सकेंगे या क्या आपकी नजर में साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या ये मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए जो इतना बड़ा उन्होंने अब ऐलान कर दिया? देखिए, पीडीएम की 3 बड़ी पार्टीज हैं, 3 बड़ी पार्टीज इसमें आप कह लें, एक तो भुगत के चली गई, वो 12-12 हज़ार रुपया दे के लाए थे, 5,000 बंदा नहीं कर सके, 90% लोग सिंध से थे, एक तो भुगत के चली गई। पंजाब में उनका बंदा देखने को सैंपल के तौर पर नहीं मिलता कि हमें कोई जाला दिखा दें, कोई शक्ल दिखा दें। हम तो अब तो ये फोटो प्रिजर्व कर लें इनकी, पंजाब में पार्टी फारग हो गई। अच्छा, दूसरी पार्टी अगर देखें तो रिसेंट सारी मेहनत मौलाना कर चुके हैं। फिर इसमें मुस्लिम लीग नून देखें तो मुस्लिम लीग नून कभी भी ये रवायती तौर पर एहतिजाजी सियासत में कभी कामयाब नहीं हुई। ये तो लाहौर में प्रॉपर जलसा निकला। मीनार पाकिस्तान का जलसा जो था इनके लिए इबरत का निशान था, मीनार पाकिस्तान का जलसा भी इनके लिए इबरत का निशान था। फिर जब नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे थे कोट लखपत में, तो उन्हें कहा जाता था कि बाहर हजारों लोग जेल की दीवारों के साथ लग के रो रहे हैं, और वो सोचते थे कि किसी देर भी लोग आएंगे, जेल की दीवारें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। वो सोचते थे कि अंदर बाहर इतना मैं मशहूर हूँ कि लोग बाहर से आएंगे, जेल की दीवारें गिरा के मुझे उठा के ले जाएंगे, और बाहर कभी ये बिरयानी को जो देग पका के लाते थे, जो वर्कर आए उनको खिलानी है, तो कभी इनकी एक देग नहीं लगी, एक देग से कम लगती थी इनकी, जो टोटल सारे वो भी शायद वो रोटी खाने वाले होते थे। आप कह लें कि ये कभी भी पॉपुलर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रही, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। राइट सर, राइट। थैंक यू मच पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसको आगे चल के चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली। उनसे भी जरा सियासत के हवाले से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे, कैसे उमर कह रहे हैं कि काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है, क्या हम ये समझें कि आप बस खत्म हो गया इत्तेहाद? जी डॉक्टर साहब। देखें जी, असद उमर साहब ने जो बयान दिया है वो समझ से बालातर है। आइदर उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया है ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जो बैक वक्त 2002 से 2007 तक प्रोविंस ऑफ पंजाब में और मरकज में और दीगर सूबों में जो है वो हुकूमत कर चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, जो वो एक बेहतरीन क़यादत हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो खिदमात हैं वो जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तर्जुमान ऑब्वियसली स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, तो मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि जरा सा आवाम को भी क्लैरिटी हो जाए इस हवाले से, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करने का जो ऐलान किया गया है, कि हम ये समझें कि MQM और मजीद जो है वो ये तमाम लोग आपके साथ एक बेंच पर नजर आएंगे? देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि चूंकि इत्तेहादी हम हैं हुकूमत के, तो दीगर इत्तेहादियों से भी हमारी जो मेल मुलाकात है उसका सिलसिला जारी है सियासी मुफाहमत के लिए, जिसमें रात MQM के वफ्द ने जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की राइशगाह पर जो है उनसे मुलाकात की। इसके अलावा GDA से भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। तो सियासी कायदीन का सियासी माहौल में मुल्क व कौम के मफाद के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठना, ये एक अच्छी तर्ज रवायत है जमहूरी हुकूमतों। नंबर 1। नंबर 2, चौधरी इलाही साहब ये जो GDA है, MQM है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो है भी फैसला करें, वो इकट्ठा एक मुश्तरका फैसला करें। ये उन चारों इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको स्ट्रेंथनिंग का बायस होएगा, नंबर 1। और नंबर 2, वो फैसला किया जाए जिससे पाकिस्तान जो है ना वो मजबूत हो, जिससे वो फैसला किया जाए। चूंकि इस टाइम जो नेशनल करंट सिनेरियो चल रहा है, लम्हा बलहमा बदलती सियासी सूरत हाल के तहत
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तमाम तर फैसलों का इख्तियार मोहतरम जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है पार्लिमानी पार्टी ने। इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हतमी कोई फैसला नहीं किया। सही, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा स्पेसिफिक सवाल, अगला पंजाब का वजीर आला किस पार्टी से होगा, नून लीग या काफ लीग? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कभी भी किसी सियासी ओहदे का लालच नहीं रहा। सियासी ओहदे हमेशा अवाम की खिदमत के लिए होते हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब ने बतौर वजीर आला जो खिदमत सर अंजाम दी उनकी एक लंबी फहरिस्त है और ही इज नोन एज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही साहब का तो कोई ही नहीं है, वो अपनी मिसाल आप हैं एज ए सीएम पंजाब। इस सिलसिले में इस तरह सियासी मंजरनामा वाजिया होगा, उस हवाले से पाकिस्तान अपना फैसला करेगा। अभी हमारे साथ जो है वो पीटीआई के उलमा जमशेद साहब थे, उन्होंने कहा कोई ग्रुप नहीं है, कोई उसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही और ये सिर्फ जो है आप अफवाहें सुन रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान के हवाले से? मीडिया जो आप मीडिया से रिलेटेड है, हम रोजाना टीवी पे जो है वो आवरली चेंजेस देख रहे हैं, रोज बरोज न्यू हेडलाइंस आती हैं। तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, जी, शीना ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, इसके अलावा ये तो वो हैं जो रोजे रोशन की तरह आया है। ये पीटीआई को अपनी सफों में देखना चाहिए। दे हैव टू लुक इनटू देयर ओन रैंक्स कि आइदर सिचुएशन क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या हम ये समझें कि दोबारा से कुर्बतें बढ़ रही हैं नून लीग की तरफ? इनकी पार्लिमानी पार्टी 4 जगह पर डिवाइड है और पंजाब में और मरकज में तरीन ग्रुप ने अभी कोई अपना हतमी फैसला नहीं किया। तो जिस तरह अदम एतमाद का मामला आएगा 28 मार्च, आप देखिएगा कि चीजें जो है वो चेंज होंगी, बड़े ट्विस्ट आएंगे इस सारे सिनेरियो में। ये इमरान खान साहब को चाहिए एज अ पार्टी हेड कि वो चीजों को खुद मैन्यूवर करने को देखें कि कहाँ पे जो है उनकी पार्टी के अंदर लैब्स है। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना, हमने नहीं करना। हम बीइंग इत्तेहादी फिल वक्त उनके साथ खड़े हैं और इस मामले में हतमी फैसला जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब करें। ठीक हो गया। हमारे साथ तर्जुमान स्पीकर पंजाब असेंबली मौजूद थे डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फॉर टेकिंग आउट टाइम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप लोग हिस्सा बने, इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अभी और बहुत कुछ है जिसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, बट प्लीज डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर अब ये कहें कि जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ने आवाम को धचका और दुख पहुंचाया, पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 148 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की टीम 81 रन, एक खिलाड़ी आउट से खेल शुरू करेगी। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 400 खिलाड़ी आउट से खेल शुरू करेगी। और अगर हम आगे बढ़ें तो मेहमान टीम पाकिस्तान पर 408 रन की बरतरी मेहमान टीम को हासिल है। क्रिकेट पर मजीद बात करने के लिए मेरा ख्याल है मैं और ज्यादा ना ही बोलूं तो बेहतर है, बिकॉज जब साहब आ रहे होते हैं, मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के पैनलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब, जब बेग साहब आते हैं तो फिर सवालात होती है और उनके जवाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माया, सुबह खैर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस तरह से आपने ड्रामाई अंदाज से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को बयान किया, उससे तो आंखों में आंसू आने लग गए थे कि बहुत वाकई में लोग मायूस है माया पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से। ओह अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बेग साहब मैं शुरू कहाँ से करूँ कि बिल्कुल ही मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान की शिकस्त जो है वो यकीनी हो गई है। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए क्रिकेट के खेल में जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए माया, कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये हमारे तो है। हक में नहीं है, क्योंकि आज इस कराची टेस्ट का चौथा दिन है और कल जब तीसरा दिन खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन नहीं कराया। पहले 408 रन की लीड ली पहली इनिंग्स में, और कल दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए। तो 489 रन का एक पहाड़ जैसी लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। आज लगता है यही आधा एक घंटा वो बैटिंग करेंगे और फिर इसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों को दबाव में लाएंगे। तो ऐसे लगे ना बेग साहब के वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब अब क्या तीर मार लेंगे, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन विकेट डेड लग रही है, गेम कैसे पलटेगा अब आगे? देखें, पाकिस्तान के लिए बैटिंग बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि क्रिकेट में एक तो खास तौर पे एक ऐसी विकेट जहां पर बाउंस लो है, कई बहुत गेंदें नीचे भी रह रही है, तो उस विकेट पर पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए चौथी इनिंग्स खेलना बहुत ही मुश्किल होगा। शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान को जो है वो फॉलो ऑन नहीं कराया। उन्होंने खुद बैटिंग की कि आखिरी किल के लिए जाएं, कि आखिर में वो पाकिस्तान को चौथी इनिंग में आउट करें। अब हमारे बैट्समैनों का इम्तिहान है, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है, कितने जहनी तौर पर मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 53 ओवर्स खेली माया और 148 रन पर आउट हुई। तो और रिवर्स स्विंग हो रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की, जिस तरह पैट कमिंस ने, जिस तरह माइकल ग्रीन ने बॉलिंग की, तो लग यही रहा है कि रिवर्स स्विंग बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। बेग साहब, आपने कहा कि वाकई में इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म पहले किया, मतलब पिंडी में तो उन्होंने कमाल कर दिया, तो कहीं ये तमाम चीजें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह तो नहीं हो गई? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, कहते ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। हमने इस तरह की विकेट बनाई कि हमारे लिए वो फायदेमंद होने के बजाय उल्टा उनके लिए फायदेमंद हो गई, और ऐसा लग रहा है कि मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया है और मेहमान टीम पाकिस्तान है। जिस तरह की सिचुएशन है उससे तो यही लग रहा है। कहने वाली थी मुझे भी यही लग रहा था कि उनके सामने बिल्कुल ही उन्होंने हाथ पांव लगता है फूल गए, या मतलब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो ये कि 24 साल बाद आ रहे थे, कहीं ये मेहमान नवाजी का जो है ये अंदाज तो नहीं है कि बस आप आए हैं और आप जीत जाएं और आप हमें होम ग्राउंड पे हरा के चले जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्लेयर्स ने रावलपिंडी टेस्ट में जो फ्लैट विकेट थी वहां पर आप देखें, पाकिस्तान ने 476 रन बनाए पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 252 रन बनाए। ऐसी बात नहीं, यहाँ हमारी बैटिंग बिल्कुल क्रम्बल कर गई। और मेरी राय में, चूंकि हम लोग ज्यादातर शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, वाइट बॉल से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कभी वनडे क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे खिलाड़ी अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के ढांचे में अपने आप को वो ढांचे में वो कामयाब नहीं हुए हमारे, कि हम अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकें। मुझे भी यही लग रहा है। राइट बेग साहब, जरा सा ये बताइएगा कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कि जो उनकी जो बेसिकली फॉर्मेशंस ऑफ द टीम एंड पोजीशंस हैं उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सो ये कहां तक सही है आपकी नजर में? देखिए, बाबर आजम माया 2015 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया। अब से 2-2.5 बरस कबल उन्हें मुकम्मल कप्तान बनाया गया। तो वाकई में अभी बहुत कुछ सीखने की चीज जरूरत है बाबर आजम को। और लगता यही है, अगर आप मैदान में देखें कि बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि रिजवान कप्तान है, वो फील्ड सेट कर रहे होते हैं, हालांकि वो वाइस कैप्टन है और बाबर आजम उनसे मशवरा करके करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी को वक्त लगेगा अभी उन्हें, और उनके बरक्स आप पैट कमिंस की कप्तानी को देखें, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की, कि किस तरीके से प्लान करके कल उसने अजहर अली को आउट किया। वो हर प्लेयर पर रिसर्च करके आते हैं, हर बैटर पर, कि इस बैट्समैन को ऐसे आउट करना है, इसको ऐसे आउट करना है। मेरे ख्याल में अभी बाबर को वक्त लगेगा सीखने। बाबर को वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन एक और भी बात इतलात है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब ने जो है वो कमेंटेटर्स को पिच पर तनकीद करने से जो है वो रोका। इसमें कहां तक सदाकत है? देखिए, अभी तक कोई ये कंफर्म खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया पर चल रही है। और मेरे ख्याल में क्योंकि जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से, जो भी कमेंटेटर्स लगता है वो पीसीबी की मर्जी से लगता है, तो डेफिनेटली पीसीबी ये चाहेगा कि वो उनकी लाइन टो करे, क्योंकि उन्होंने उनको अपॉइंट किया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत बात है, कोई तनकीद की बात नहीं है, फैक्ट्स है, और फैक्ट्स को लोगों के सामने लाना कमेंटेटर्स का काम है। रमीज खुद भी कमेंटेटर रहे, रमीज को ऐसा करना नहीं चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो।
ऐसा हुआ है तो करना नहीं चाहिए और फैक्ट्स अवाम के सामने आने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपकी रहनुमाई में, टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह की कारकर्दगी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, उस लिहाज से पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान T20 में ज़बरदस्त नज़र आता है और ऐसा लगता है कि अभी तक हम उस शहर से बाहर ही नहीं निकले जो T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमारी कारकर्दगी जो है वो जवाल की तरफ गामजन है, उसको बेहतर करना होगा। आप देखेंगे जो गुज़िश्ता फाइनल था ICC टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया और हमारी टीम बहुत पीछे थी। अब इसमें पॉइंट्स लेने का मौका है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखते हैं, कराची टेस्ट तो लगता यही है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन 21 मार्च से जो तीसरा और आखिरी टेस्ट लाहौर में शुरू होगा, उसमें क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स अध्यक्ष इकबाल बेग साहब। आप जब भी आते हैं बहुत मजा आता है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच, यू हैव अ वेरी गुड डे। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आगे क्या फ्यूचर होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर बदला है तो मेरा ख्याल है उसका जिक्र जरूर करना चाहिए, उसकी बात जरूर करना चाहिए, उसको पजीराई मिलनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए और वो उसका ड्यू हक है। उसके बारे में अगर बात ना की तो शायद ज्यादती होगी। मैं बात कर रही हूं फख्रे पाकिस्तान एहसन रमजान की। एहसन रमजान कौन है? जो नहीं जानते उनको भी बता दूं और जो जानते हैं वो और ज्यादा जान जाएंगे आज जब एहसन से उनकी मुलाकात होगी। एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने मरहूम वालिदैन के नाम, तरबियत और खून को, शायद वो जहां भी हों अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसने स्नूकर के मैदान में ना सिर्फ चैंपियनशिप हासिल की बल्कि शायद अपने तमाम उन लोगों को झूठा साबित कर दिया, उन जबानों को खामोश कर दिया जिन्होंने ये कहा होगा इसने स्कूल छोड़ दिया, इसने अब जिंदगी में क्या करना है, पता नहीं क्या क्या तनकीद का सामना जो है वो किया होगा। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि एक एथलीट होते हुए बहुत ज्यादा तनकीद होती है, खेल कूद में पड़े हुए हो, पढ़ाई नहीं करते हो, पता नहीं और क्या क्या। इसका सफर पूरी दुनिया आज देख रही है, जिसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हासिल कर कर हम सब का नाम, जो मुल्क का नाम रोशन किया और सर फख्र से जो है वो बुलंद किया। एहसन रमजान आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान हैं और उन्होंने इनके बारे में एक और चीज़ उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरा ऐसा ही इस्तकबाल हो जैसे क्रिकेटर्स का होता है। यह आपकी मुलाकात करवाते हैं और एहसन हमें ज्वाइन कर लिया। एहसन, वेलकम टू द शो, बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। और पहला सवाल, कम उम्र में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, ये सफर इतना आसान तो नहीं होगा, तो पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी बड़ी कामयाबी पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी जो वो आज पूरी हो गई और शुक्र है अल्लाह पाक का। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मज़ीद कोशिश करेंगे कि वो टाइटल पाकिस्तान में लेके आए। आगे एशियन चैम्पियनशिप स्टार्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी टाइटल पाकिस्तान में आए। How nice। और आप इतने, आपके चेहरे को देखकर और दिल चाह रहा है आपसे जल्द मुलाकात हो। लेकिन आपने पाकिस्तानी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ को आपने जो है वो शिकस्त दी, फिर उसके बाद आपने जो है वो सजदा किया, आप इमोशनल भी हुए और आप उनके गले लग गए रोते हुए। ये तमाम चीजें हुई, इन कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ ने आपसे क्या कहा? जी, वो हमें फ़ख्र है उन पे, वो हमारे 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है और मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में मैंने अपने मुल्क के 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन से खेलना था और 4 ऑल था और डिसाइडेड फ्रेम था और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। और मैं बहुत छोटा सा था तो आसिफ भाई मुझे तब से देख रहे हैं और मुझे इस बात पर भी खुशी थी और वो मेरे 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने की तरफ इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी कि ये टाइटल पाकिस्तान में जाएगा और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने नाम करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और वो खुशी के आंसू थे जो आसिफ भाई ने, मुझे बहुत खुशी महसूस थी कि आसिफ भाई ने मुझे अपने गले भी लगाया था और खुशी के आंसू थे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान टीम को कामयाब किया, ब्रॉन्ज मेडल भी लिए और गोल्ड मेडल भी लिए और इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह। तो अब 7 साल
माशाल्लाह माशाल्लाह। आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आपका फेवरेट स्नूकर प्लेयर कौन सा है और किसको देखकर स्नूकर का शौक पैदा हुआ? जी मेरे पापा ही पॉइंट्स वाली वो बिलियर्ड खेलते थे, तो उन्हें देख के मुझे शौक हुआ और मैं एक दिन ऊपर खेलने गया उनके पास, तो उन्होंने बोला, डांटा मुझे कि आप जाओ, आपको पढ़ना आया करो। तो फिर काफ़ी दिन बाद उन्होंने देखा, 1-2 माह बाद कि मैं अच्छा खेल रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेरी ख्वाहिश है कि ये आप इसमें गोल्ड मेडल लेकर आओ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। और मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि अब एशियन चैम्पियनशिप हो रही है वो भी टाइटल पाकिस्तान के नाम करूँ। राइट। अब मुझे ये बताइए कि वो, अगर मैं ये सवाल करूं कि गेम फाइनल में जब आप थे, किसी ऐसा लम्हा ऐसा लगा कि गेम हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जाहिर है यू बीइंग सो यंग ना, तो एक सिचुएशन और प्रेशर को लेने का एक अभी आपको इतना तजर्बा भी नहीं है, तो कैसे काबू पाया आपने? देखें जी, इंटरनेशनल इवेंट में यही होता है, सब प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और यही कोशिश होती है कि जो प्लेयर मेरे सामने आए मैं उसे बीट करने की कोशिश करूं और मैच अपने नाम करूं। ऑफ कोर्स। अब ये भी बताइए साथ साथ कि फाइनल जीतने के बाद खानदान में किससे बात हुई, सबसे पहले किसका फोन आया या आपने कांटेक्ट किया? जी जैसे पूरी पाकिस्तान की आवाम खुश है, ऐसे ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहन भी भाई भी सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें फ़ख्र है, वो बोलते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाया। माशाल्लाह। दोस्तों के भी बारे में बताएं भाई हमें कि दोस्त कितने खुश थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों में किसने सपोर्ट किया आपको? जी इसमें देखें कि PBSA का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेन वजह तो PBSA ही है कि जो हमें इंटरनेशनल इवेंट के लिए भेजती है, और मेरे क्लब वाले भी और दोस्त भी भाई भी सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके पीछे, किसी एक इंसान की मेहनत नहीं है। और स्पेशल थैंक्स फॉर नवीद भाई जो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं हर टूर्नामेंट में, क्योंकि वो हर तरह से गाइड करते हैं, मेंटल लेवल हर चीज़ के लिहाज से वो हमें गाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है खेलने की। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, PBSA का। अच्छा ये बताइए कि जिमी वाइट और रॉनी ओसोलिवन के पूरी दुनिया में दीवाने हैं, इनके रिकॉर्ड्स तोड़ने का कोई प्लान है? जी बिल्कुल, जिमी वाइट की गेम मैंने इतनी नहीं देखी, लेकिन रोनी की गेम मैंने देखी है, क्योंकि रोनी की गेम में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है देख के, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं अल्लाह ताला हमें भी उस राह पे लेके जाए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके रिकॉर्ड हमें बीट करें। क्यों नहीं। स्नूकर का मैं एक्चुअली बहुत बड़ी फैन भी हूँ, बचपन से टीनेज के एज से खेलने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन नौजवान टैलेंट आता है चला जाता है। हमारे मुल्क में ऑब्वियसली इस खेल को लेकर इतना सपोर्ट हासिल नहीं है, कैसे लेकर चलेंगे आगे अब? जी देखें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब देखें हमजा अकबर, नसीम अख्तर वर्ल्ड चैम्पियन, और हारिस और भी काफ़ी प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की है, इतना अच्छा खेले हैं। अब मैं भी आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मज़ीद इंशाल्लाह और भी प्लेयर आएंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हम पाकिस्तान के लिए और मेडल जीतें। आई होप आई एम रॉन्ग, आपके आपने बिल्कुल सही कहा, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन स्नूकर एक सस्ता शौक नहीं है, इस पर तो इत्तफाक करोगे आप ऑब्वियसली। क्या उम्मीद है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकेगी आपको? जी ऐसी बात नहीं है, लाहौर में गौरी साहब हैं जो पंजाब एसोसिएशन के चेयरमैन है PBSA की तरफ से, उन्होंने कज़ावी स्टेडियम में एकेडमी बनाई है स्नूकर। तो वैसे भी क्लब में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है प्लेयरों को, और वो एकेडमी भी प्लेयरों के लिए है, प्लेयर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और क्लब वगैरह में भी करते हैं, क्लब वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हर जो भी क्लब वाला है, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई भी है, मैं भी हूँ, कोई भी प्लेयर हो, वो उसे प्रैक्टिस के लिए कोई चार्जेस नहीं होते, और हमारे पास एकेडमी भी है, हम वहाँ पे जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चलें, वेरी गुड। अब साथ साथ अब हम एक और बात भी कर लेते हैं कि आपको अगर कुछ कहना है, कोई अपील करनी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स से या वज़ीर आज़म इमरान खान से?
जी, मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और इमरान खान सर से वो अपील है कि वो हमारी PBSA जो फेडरेशन है उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करवाएं और हमें गेम खेलने को मिले, और मुझ समेत बाकी जो भी प्लेयर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं इनको अवार्ड से नवाजा जाए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद मेहनत करें और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड लेकर आए। क्या बात है। हमारी तरफ से ढेरों दुआएं और मुबारकबाद, और कोशिश जारी रखिए। हमारे साथ फख्र पाकिस्तान एहसन रमजान जो कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, और इस हफ्ते के बाद रहेगा हमारे साथ। और भी प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो आपके और मेरे लिए बहुत ही मालूमात से भरपूर होगा। प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ बराह रास्त 92 पर। और अब हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम की। जी, मैं आज कराची की नहीं लेकिन लाहौर के हवाले से बात कर रही हूँ। स्ट्रीट क्राइम इस वक्त अब तक हम कराची के हवाले से बात कर रहे थे कि लोग कितना गैर महफूज अपने आप को अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने ही गेट्स पर, अपने ही दरों पर और अपने ही शहरों और गलियों में अपने आप को कितना जो है वो गैर महफूज समझते हैं। और अब ये खबर लाहौर से आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे लाहौर की स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको यकीन ना आए कि पिछले 24 घंटों के दौरान 410, जी हां 410 वारदातें हुई हैं। साल की सबसे बड़ी वारदात पुरानी अनारकली में ज्वेलरी की दुकान में हुई, जहां 2 करोड़ 40 लाख से जायद मालियत का सोना लूट लिया गया। असला जो है बरदार डाकुओं ने 6 दुकानें और 2 घर लूट लिए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चोरों ने 13 घरों का जो है वो सफाया भी कर दिया। और अगर ये हालात रहे तो वाकई में हम आगे आने वाला जो रमज़ान है हम खौफ से जो है वो मुब्तला रहकर उसमें हम रमज़ान गुजारेंगे या कैसे रहेंगे, क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है SSP ऑपरेशंस लाहौर मुस्तनसर फिरोज साहब ने। मुस्तनसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने वक्त निकाला। ये क्या हो रहा है? हम तो अभी कराची को लेकर इतने परेशान थे, अब लाहौर में अचानक क्राइम इतना कैसे बढ़ गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। वेलकम जी। देखिए, लाहौर के क्राइम को समझने के लिए सबसे पहले आपको लाहौर के साइज और उसके डायनामिक्स को समझना जरूरी है। अगर हम इस शहर के साइज की बात करें तो आपके लिए में है कि विद 11.1 मिलियन पॉपुलेशन लाहौर शहर जो है ये दुनिया के 122 मुल्कों से बड़ा है। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, ये सारे मुल्क लाहौर शहर से छोटे हैं। सेकेंड चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि लाहौर के क्राइम के डायनामिक्स एक अर्बन क्राइम डायनामिक्स है जिसको किसी भी और शहर के साथ, जैसे आप लाहौर न्यूट लगा लें, हफ्जाबाद लगा लें, खुशाब, उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और लाहौर में एक बड़ा अच्छा एलैबोरेट सिस्टम जो है पुलिस का, सेफ सिटी का, डॉल्फिन का, PRU का वो इन प्लेस है। और ये जो रिसेंट वारदात का सर्ज है स्नैचिंग में, रोड रॉबरीज में, ये बिल्कुल डेफिनेटली है। और इंशाल्लाह ताला पुलिस जो है वो इससे कॉग्निजेंट है। तमाम हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस पर काबू पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुस्तफा साहब, ये बात आपकी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि वाकई में लाहौर की पुलिस, उनकी परफॉर्मेंसेज और उनकी सर्विसेज आवाम के लिए हमेशा जो है वो महफूज एक माहौल क्रिएट करते रहे। लेकिन इस तरह करके जो हालात अभी हुए पिछले 24 घंटे का जो नंबर अभी आया है, तो क्या घर, कारोबार, आप क्या समझते हैं कब तक इन पर काबू पा सकते हैं? क्योंकि अभी तो लोग बहुत गैर महफूज समझ रहे हैं अपने आप को। जी, उसमें बात यह है कि जो क्राइम को समझने के लिए जरूरी है कि जो टोटल केसेस का नंबर कैलकुलेट किया जाता है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्चा पुलिस ने दर्ज किया है किसी वेपन का या किसी असला पदार्थ को गिरफ्तार किया है, तो दैट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ क्राइम व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड। राइट। तो रजिस्टर्ड क्राइम जो है वो एक्चुअल क्राइम का कोई एक्चुअल डायनामिक नहीं है या रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि रिसेंटली जब पुलिस जो है वो PSL में मसरूफ थी और तकरीबन हमारे 12,000 के करीब लोग उसमें एंगेज थे जी। तो फरवरी के महीने में हमारी पेट्रोलिंग शायद उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितनी रहनी चाहिए थी, लेकिन दैट इज ओवर नाउ और इंशाल्लाह ताला हमने अपने तमाम यूनिट्स को गेयर अप किया है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि हम इस ना सिर्फ इस पे काबू पाएंगे बल्कि पहले भी जितने हाई प्रोफाइल केसेस थे ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के फजल से लाहौर पुलिस ने तमाम ट्रेस किए, तमाम लोगों को अरेस्ट किया। अरे आप बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप मुझे साहब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आवाम फौरन ही जो है वो खौफजदा हो जाती है। एक तरफ महंगाई का भी प्रेशर है, साथ में और सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तो आवाम जो है वो इस तरह हालात जो होते हैं तो जाहिर है खौफ का जो है वो शिकार जरूर होती है। लेकिन ये बताइएगा जरा, कुछ बता सकते हैं कि कोई गिरोह है या कोई ग्रुप है या क्या है, या रैंडम ये डाकू हैं ये जो चोरियां और डकैतियां कर रहे हैं? देखिए जी, लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है, उसमें कोई एक ग्रुप ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में मुतवस हो। सही। इसके क्राइम के मल्टीपल सेक्टर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो पेटी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और वो साइक्लिक क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, फिर वो फेल आउट होते हैं, दोबारा क्राइम करते हैं, फिर दोबारा पकड़े जाते हैं और उसमें हमें बिल्कुल उसमें इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन की जरूरत है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इस तमाम इशू से बिल्कुल कॉग्निजेंट हैं और आप बिल्कुल ये तसल्ली रखें और शहरियों को हमारे ब्याह पे ये दें कि इंशाल्लाह ताला लाहौर पुलिस की हिफाजत के लिए 24/7 अवेलेबल है और अल्लाह ताला के फजल से जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें सेफ सिटी का एक बड़ा ही एलैबोरेट और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, डॉल्फिन है, BRUs हैं, हमारी एलीट की पेट्रोलिंग टीम्स हैं, हमारी प्रोफेशनल टीम्स हैं, CIA की, एंटी करप्शन है, तमाम यूनिट्स लाहौर में मौजूद है और बड़ा इफेक्टिवली अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस जो क्राइम की वेव है इसको बड़े इफेक्टिव तरीके से कैटर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब, एक सवाल का जवाब जरा दीजिएगा अगर आपके लिए पॉसिबल हो, कि ये जो अभी वारदात जिसके बारे में बात हो रही है अनारकली में जो ज्वेलरी स्टोर पर हुआ, उसके बाद उससे जुड़े हुए फिर ये घरों में भी वारदात हुई और फिर 2 करोड़ तकरीबन 40 लाख तक का, तो ये किस वक्त हुई ये वारदात? कुछ आप बता सकते हैं? क्या उन्होंने टाइम देखकर किसी पे वारदात की थी? क्या देखकर वो घुसे थे, एज अ गाहक घुसे थे या डायरेक्टली एज अ डाकू उन्होंने अटैक किया था? उस पर थोड़ा सा हमें नॉलेज दे सकते हैं, थोड़ी सी इन्फो दे सकते हैं? उसमें इस स्पेसिफिक वारदात के मेरे में है और अच्छा। हमारे पास CCTV फुटेजेस और एविडेंस भी अवेलेबल है और अच्छा। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लीड हमारे पास है, इंशाल्लाह ताला बहुत करीब है, इससे ज्यादा मैं डिटेल आपको नहीं आप ना बताएं, बिल्कुल ना लेकिन बताएं। इंशाल्लाह ताला हमारी ये कमिटमेंट है लाहौर के शहरियों से कि इंशाल्लाह ताला जो भी वारदात होगी लाहौर पुलिस अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करके जरूर इसको इंशाल्लाह ताला ट्रेस करेगी और लोगों का नुकसान जो है इसको पूरा करवाएगी। लेकिन मुझे साहब आप क्या समझते हैं, ये जो जिस तरह मैंने कहा हालात को आप क्या जिम्मेदार ठहराएंगे कि कहीं ना कहीं हालात जिस तरह महंगाई का जो है वो एक तूफान आ गया है अवाम पर, या सियासी माहौल जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हुआ है, कुछ पता नहीं है, अनडिसाइसिवनेस है, लोग अजीब जो है वो कैफियत के आलम में, क्या आप समझते हैं इसको इल्जाम देना चाहिए इस तरह के वाकयात का जो है वो इजाफा होना? देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें 95% जो क्राइम है ना जी, वो रिपीट ऑफेंडर्स करते हैं। वो लोग जो आदी हैं क्रिमिनल्स, उनका पेशा ही यही है, वो साइक्लिक इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब हमारा अनफॉर्चुनेटली एक जो थोड़ा सा वीकर लिंक है वो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं तो हमारे कंप्लेनेंट्स डेफिनेटली लोग मसरूफ होते हैं, वो अदालतों में जाकर अपने केस की पैरवी नहीं कर सकते, वजह से क्रिमिनल्स को फायदा होता है, वो बेल आउट हो जाते हैं। जब क्रिमिनल बेल आउट होगा तो डेफिनेटली उसको फिर इस बात की समझ आ जाएगी कि अगर मैंने 10 या 20 वारदातें की हैं तो उसमें से 9 तो मुद्दई ऐसे हैं जो अपना केस परसू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है, सिस्टम के अंदर फ्लॉ है, जिससे उसका हौसला बढ़ जाता है और वो फिर इस काम में रिपीटेडली एंगेज हो जाता है। ये मैंने अभी तक देखा कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फ्रेंकली मेरी दानिश में उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल, जिनका प्रोफेशन और पर्पज यही है, ये लोग ज्यादा क्राइम को डिस्टर्ब करते हैं। सही, अल्लाह ताला खैर आफियत के मामला फरमाए। हमारे साथ मौजूद SSP ऑपरेशंस लाहौर मुसद्दस फिरोज साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुसद्दस साहब, आपने डाला और लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि एक हम सेफ और साउंड जो है वो एनवायरनमेंट में हम रह सकें। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, प्लीज़ इन लोगों को कैच करें और ताकि शहरी अपने आप को महफूज समझ सकें। हम आगे चलते हैं, हम प्रोग्राम में अगला सेगमेंट बात कर लेते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। रूस और यूक्रेन जंग के माहौल में वजीर आजम इमरान खान का दौरे रूस पर अमेरिका का काफी जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए, जैसे कि आने के पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात का ख्याल रखे। ऐसा तासुर पाया जाने लगा कि शायद ये दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर डाल सकता है। साथ जबकि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी अमेरिका जैसे ममालिक से ताल्लुकात के लिए कितनी अहम है, ये और बहुत सारे सवाल
सवाल पॉलिसी इस हवाले से, जो पॉलिसी अमेरिका जैसे ममालिक से ताल्लुकात कैसे जो हैं वो कितने अहम हैं, क्या होना चाहिए, इस तरह के जो है वो रात क्यों पड़ रहे हैं, इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमें इसी हवाले से हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें साबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारिर साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं साजिद साहब, वेलकम टू द शो वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो बाइडेन जो है वो हुकूमत आने के बाद उनकी जो इस वक्त प्रेसिडेंसी है, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में कितना फर्क आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट? देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जाने के बाद मैं समझता हूं कि जो बाइडेन के साथ बल्कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप लोएस्ट लेवल पर है इस वक्त। यहाँ ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो बाइडेन साहब इज़ अ प्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट, क्योंकि बाइडेन साहब के साथ सर्व कर चुके हैं, सेनेट में बड़े अरसे से वो सेनेटर हैं, तो उसमें इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका में बिलखसूस रिपब्लिकन इस वक्त बराक ओबामा की थर्ड टर्म समझते हैं। और आपने देखा होगा कि ओबामा पीरियड में भी पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब दे आर एट द लोएस्ट लेवल राइट नाउ, जिसके कई फैक्टर हैं, कई उसके असरात हैं। जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो टिल्ट है चाइना और रशिया की तरफ, अल्टीमेटली वो उसका अपना एक इम्पैक्ट है। राइट। सो साहिद साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। क्या अमेरिका इस बात का ख्याल रखता है अकॉर्डिंग टू यू? देखें, इस वक्त सबसे पहले तो मुझे इमरान खान साहब के इस आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क है। जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ CPEC का और उसके बाद चाइना से रशिया जाना, तो ये अल्टीमेटली अमेरिका और वेस्टर्न जो लॉबीज़ हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने ना सिर्फ ये मेरा ख्याल है, इस पे हमारे मोईद यूसुफ साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं, जब तक हम पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी न किसी साइड पे टिल्ट करती रहेगी। तो ये खान साहब का कहना और फिर उसके बाद दौरा करना रशिया का बिलखसूस एक ऐसे टाइम पर जबकि दुनिया एक ऑलमोस्ट तीसरी आलमी जंग के किनारे पे खड़ी है, अल्टीमेटली द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग। तारिर साहब, सो अकॉर्डिंग टू यू, रूस यूक्रेन की जंग के बाद क्या खित्ता दो हिस्सों में जो है वो तकसीम हो रहा है? देखें, इस वक्त बल्कि यूक्रेन की जंग से पहले भी एक ग्रुपिंग हो रही थी, जिसमें आपने साउथ चाइना सी का एक एलिमेंट है, चाइना ताइवान का एक एलिमेंट था, और उसके बाद जिस तरीके से भूटान और रशिया जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ब्लेम करूंगा अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी पे। अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान से उन्होंने अपना इनखला किया, सो दे वर ऑब्जर्व, दे वर कैलकुलेटेड, दे वर प्रेडिक्टेड, तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, चाहे उसका चाइना फ़ायदा उठाए, चाहे उसका रशिया फ़ायदा उठाए। लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि सर्द जंग, दुनिया जो है वो सर्द जंग की तरफ जाती नज़र आ रही है। नए ब्लॉक बन रहे हैं, नए जो ग्रुपिंग हो रही है, जिसमें बिल्कुल नज़र आ रहा है अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज एक तरफ, और दूसरी तरफ इस वक्त रशिया और चाइना का आपस में रिलेशनशिप। अभी आपने देखा यूक्रेन में, हो सकता है कि फ्यूचर में अगर अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग ना करे, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग ना करे, तो चाइना विल अल्टीमेटली गो टू ताइवान, और दुनिया का बैलेंस जो है वो बिल्कुल बिगड़ के रह जाएगा। ऑफ कोर्स इस वक्त दुनिया जो है वो दो एक बड़े ब्लॉक में डिवाइडेड हो चुकी है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, और उसमें वो मुख्तलिफ ममालिक को अपनी साइड पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो आप क्या समझते हैं, जो बाइडेन खासतौर पर अमेरिकन जो अवाम है वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो एक हर्डल, एक जो रुकावट है पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, वो भारत की लॉबी है। इस वक्त अमेरिका वाशिंगटन DC में वाइट हाउस की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनकी ईयर्स और आइज़ हैं वो भारतीय लॉबी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन की भारतीय अपॉइंटमेंट्स अपने उनके रजीम में, वाइट हाउस में मुलाजमतें, उनकी इन्फ्लुएंस उनका
बड़ी जो कंपनियां हैं उनके CEOs, ये सब इम्पैक्ट जाता है। जब भारत और अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप की सबसे बड़ी रुकावट ये है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करें। जो लॉस अभी खान साहब के रशिया दौरे के पे हुआ है, मेरे ख्याल में उसको रिकवर करना चाहिए। और मैं बिलीव करता हूं कि डिप्लोमेसी में कभी हर दरवाज़ा बंद नहीं होता, हर विंडो बंद नहीं होती। पाकिस्तान को चाहिए कि बैलेंस करे और अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप आपके पिछले 74 ईयर्स हैं उनको क्लैरिफाई करें, उनको बताएं कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी डायरेक्शंस क्या हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को भी ज़रूरत है कि अमेरिका में पाकिस्तान की एडवोकेसी करें और पाकिस्तान के एम्बेसडर बने और पाकिस्तानी वैल्यूज़ कल्चर को प्रमोट करें अमेरिका के अंदर। साहिद साहब, आपका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन ऑफिसर, मी बीइंग अ चाइल्ड ऑफ फॉरेन ऑफिसर माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। इस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में क्या बेहतरी आनी चाहिए, कितनी आई है अकॉर्डिंग टू यू? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ज़्यादातर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि CPEC की वजह से और अमेरिका की तरफ से सर्द मोहरी के शिकार में इस वक्त अमेरिका जो है वो मजबूरन, तकरीबन अगर देखा जाए तो मजबूरन, और कुछ टिल्ट जो नज़र आता है वो चाइना और उसके बाद रशिया की तरफ जा रहा है। और इस पे आपने देखा होगा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अपने रद्द अमल का इजहार भी किया, उन्होंने आपको $55 मिलियन का फाइन भी किया। तो यहाँ से नज़र आता है कि they wanted to have clarification, they want पाकिस्तान to balance the relationship। तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि खान साहब को रशिया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। तो इन चीज़ों पर डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खान साहब का दौरा यूरोप का होना चाहिए, खान साहब को अमेरिका विजिट करना चाहिए, चाहे जिस तरह की भी रिलेशनशिप हो, ताकि क्लैरिफाई किया जाए। और उस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ जाना चाहिए, पाकिस्तान की ट्रेड दोबारा शुरू होनी चाहिए और उसको इंक्रीज करना चाहिए अमेरिका के साथ। और इसी तरीके से रेसिप्रोकल बेसिस पे जो प्रोग्राम है, कल्चरल हैं, चाहे वो सफारती हैं, इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। और पाकिस्तानी खासकर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन को चाहिए जो वाशिंगटन DC में है, वो अपनी कोशिशें बढ़ाएं। और जो पाकिस्तानी शहरी हैं अमेरिका के अंदर जो रहते हैं, उनको चाहिए कि वो दे नीड टू स्टेप अप और कोशिश करें कि अगर इंडियन डायस्पोरा और इंडियन जो भारतीय लॉबी है उसको काउंटर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। तार साहब, जरा अब इस टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं जो आपकी है। आप पाकिस्तान आए हुए हैं और ऐसे टाइमिंग पर आए हैं जहां सियासी माहौल बहुत ही ज्यादा, रोज मतलब ओवर द वीकेंड भी बहुत कुछ हुआ और रोज कुछ ना कुछ, और रात को भी कोई खबर आ रही होती है पॉलिटिकल हवाले से। सो आपका जो टाइमिंग है, आप क्या समझते हैं, कैसा रहा आपका दौरा पाकिस्तान? हाउ इज इट बीन सो फार? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मौसम जिस तरह मौसम चेंज हो रहे हैं, गर्मी आ रही है, उसी तरह सियासी माहौल चेंज हो रहा है। मैं जब आया था तो बिलावल साहब का उस वक्त मार्च जारी था, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के मार्च की तैयारियां शुरू हैं। लेकिन ये सियासी अमल है, मैं समझता हूँ सियासी अमल जारी रहना चाहिए। दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं और मैं सियासत और सहाफ़त को ये समझता हूँ, ये अवाम का रिएक्शन होता है, अवाम का रद्द अमल, और जो अवाम चाहते हैं वही सियासतदान और सहाफ़ी करते हैं। और आई एम प्लीज कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, चाहे अदब एतमाद हो, चाहे उस पर अगले इलेक्शन की तैयारियां हों, लेकिन आई एम प्लीज कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू दिस पॉलिटिकल एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आई होप आपका स्टे पाकिस्तान में बहुत अच्छा गुजरे और आप खैर आफियत के साथ जो है वो ट्रैवल करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद ताहिर साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे क्या हम छोटा सा वक्फा ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, और आप एक कप चाय बनाएं, मैं भी अपना जरा रिफिल करती हूँ, और इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सफर पाकिस्तान कर रहा है आपका इंतजार।
एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर बराह रास्त। और अगर हम बात करें मौसम की तब्दीलियों की तो कराची की तरफ रुख करते हैं। कराची वालों के लिए मौसम में बहार गर्मी लेकर आ गया और अचानक से हवा में तपिश का एहसास हो रहा है और धूप की गर्मी जो लग रही है वो शदीद लग रही है। शहर में सख्त गर्मी जो पड़ रही है उसके हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की हालिया शिद्दत 16 मार्च तक बरकरार रहेगी। ये भी सुनने में आया है कि 40 डिग्री तक भी मौसम जा सकता है। आइंदा चंद रोज में कराची का मौसम कैसा रहेगा, क्या हालात हो सकते हैं, कराची के लोग अवाम जो है क्या एक्सपेक्ट करें या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, जानने के लिए हमने राब्ता किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब से राब्ता हुआ है और उनको हम खुशामदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत आपने वक्त निकाला और बहुत ही मौसम में ऐसी तब्दीली हुई लास्ट टाइम के बाद। हमें आपने कहा तो था कि गर्मी हो जाएगी, लेकिन इतनी गर्मी तो इतना दर्जा हरारत कैसे हो गया, कितना आगे बढ़ सकता है, मौसम में बेहतरी की कोई उम्मीद है? जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कराची में जो लहर आई थी गर्मी की, आज उसका ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। वो तो 11 से शुरू हुई थी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था 36 37 और फिर अच्छा एक दिन 38 और एक दिन 39 तक भी चला गया था। परसों 39 कल उसमें एक आध डिग्री की कमी आ गई थी कल 37.5 और आज फिर मजीद कमी आएगी उसमें। और कल से ये सबसाइड कर जाएगा। ये जो एक तरह से था स्पेल था गर्म मौसम का, उसकी मेन वजह यही रही कि इस वक्त पूरे मुल्क पे ड्राई कंटिनेंटल एयर प्रिवेल कर रही है पूरे मुल्क पर ही तकरीबन, सिवाय नॉर्दर्न एरियाज के जो एक्सट्रीम नॉर्थ है, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल वगैरह का एरिया, उसको छोड़कर बाकी एरियाज में ड्राई कंटिनेंटल एयर प्रिवेल कर रही है। तो उसके नतीजे में कदरे गर्मी बढ़ रही है सभी जगहों में। आपको शायद नज़र से गुजरा हो आपकी कि कल ही हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने हीट वेव अलर्ट भी इशू किया है कि जो मुल्क के जनूबी हिस्से सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान, ईस्ट मशरकी बलूचिस्तान और इसी तरह से जनूबी पंजाब से फैलती हुई ये सेंट्रल पंजाब तक जाएगी। ये तो अगले 3-4 दिन जो निस्बतन गर्म गुजरेंगे, लेकिन कराची में कल से टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। वो 34 से 35 की रेंज में रहेगा फिर ये। सही। आपके पास थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सरफराज साहब, क्योंकि मुझे आपसे अगला सवाल भी करना था के हवाले से। ये कराची वालों को हमेशा बारिश का इंतजार रहता है। जाहिर है आपने कहा कि स्पेल तो खत्म हो गया। एक खबर ये भी आई थी, आपने कहा 41 तक गया, इसका मतलब ये खबर बिल्कुल ठीक थी कि 40 से 41 तक गया। लेकिन आने वाले दिनों में कोई बारिश का इम्कान है या मौसम के चेंज इस तरह होने का, उसकी कोई बारिश रीजन बनेगा? नहीं, कराची में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त तो ड्राई कंडीशन चल रही है पूरे मुल्क में। बारिश का कोई यानी ये मार्च के जो बकिया दिन है इसमें कोई खास खातिर ख्वाह बारिश कहीं भी नहीं है, सिवाय बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है आपका गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और अपर केपी, उन इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी हल्की, कहीं दरमियानी सी बारिश है। बाकी सब जगहों में तो ड्राई वेदर ही है और कराची में तो ड्राई है। और अब मार्च के बस के बाद तो यहाँ ऑन एंड ऑफ गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। अप्रैल तो इससे ज़्यादा गर्म गुजरता है। बिल्कुल जी, अभी यही कह रहे थे हम सुबह में जब आ रहे थे ऑफिस, तो हमारे ड्राइवर साहब यही फरमा रहे थे कि भाई अभी तो गर्मियां सही तरह शुरू भी नहीं हुई। शायद सरदार साहब से आपकी आवाज़ कट रही है सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो वही वाली बात है कि अभी तो गर्मियां शुरू नहीं हुई और इतनी तपिश बढ़ गई है। तो अगला जो आने वाले जो अगला महीना है, पीपल आर प्रिपेयर्ड एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इज रमज़ान। रमज़ान में रोज़े की हालत में गर्मी, फिर काम और स्कूल्स भी या दूसरे दीगर काम भी करने होते हैं। तो इस गर्मी को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौसम के हवाले से कि रमज़ान में क्या थोड़ा बेहतर मौसम होगा, क्या अफोर्डेबल वेदर होगा, लोग आराम से मैनेज कर पाएंगे रोज़ा, स्पेसिफिकली सिंध और कराची में? जी सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। जी देखिए, उधर पंजाब की तरफ और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में तो कुछ 1 या 2 स्पेल एटलीस्ट मुतवक्के हैं कि अप्रैल में कुछ वहाँ बारिशों का रहेगा सिलसिला, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। अच्छा, बशमूल कराची और इस तरह से जनूबी बलूचिस्तान, इन एरियाज में बारिश का कोई ऐसा खास इम्कान नहीं है। तो अप्रैल कराची में रवायती तौर पे गर्मी गुजरता है, यानी उसका अंदाज़ा आप इस तरह से कर सकते हैं कि मार्च का जो औसत दर्जा हरारत होता है वो 33 रहता है, 32.6, उसको हम 33 कह सकते हैं। और अप्रैल का तो 35 हो जाता है और फिर ग्रेजुअली ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है अप्रैल में। तो अप्रैल तो कराची में रवायती तौर पर गर्मी गुजरता है।
तो ज़्यादातर इस अप्रैल का गर्मी गुजरेगा, तो कराची वालों के लिए रमज़ान जो है ना वो निस्बतन गर्मी होगा। अलबत्ता बाकी मुल्क में चूँकि वेस्टर्ली वेव जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो 1 या 2 स्पेल ऐसे आ सकते हैं, तो वहाँ मौसम इतना बहुत ज़्यादा गर्मी ऊपर के इलाकों में। अल्लाह आसानी फरमाए सिंध वालों के लिए और कराची वालों के लिए। तो वही वाली बात है कि दुआ कर सकते हैं कि रमज़ान सब पर रोज़ेदारों के लिए आसान हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आपने रहनुमाई फरमाई कि आगे आने वाला मौसम दर्जा हरारत में कितनी कमी और कितना इजाफा फील कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, सिंध और कराची में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मौसम ठंडा होगा। मौसम गर्म होगा, उसके लिए आप दही खाएं, पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि आपको रोज़ा कम से कम लगे। अब एक और जो प्रोग्राम का अगर हम आगे लेके चलें तो जो मसला कल मैंने मतलब इतनी परेशान हो गई कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पता चला कि आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी और मैं बात कर रही हूं कि अचानक से कराची में कुछ मच्छरों की तादाद नहीं बढ़ गई है। एकदम से आपको लगता है कि क्या हीट वेव आई है, क्या हुआ है, कि गर्मी की तपिश में इजाफा हुआ है। अचानक से जो है वो मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, हत्ता कि मतलब बैठना नॉर्मल जगहों पे जहाँ पे आपके मॉस्किटो किलर्स हैं या रिपेलेंट्स हैं या आप इलेक्ट्रिक उनके वो लगाते हैं, उसके बावजूद स्प्रेज वगैरह करने के बावजूद मच्छरों की और ऐसे ऐसे मच्छर की समझ ही नहीं आ रहा। तो कराची का जो मसला जिस पर रोशन डालने के लिए हमने आज थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान भी होंगे इंशाल्लाह, सुबह हो या रात, अगर आप मेरी बात से करते हैं इत्तफाक, तो मच्छरों की तादाद में कुछ अजीब सा और बहुत ही तशवीशनाक इजाफा हुआ है। इस इजाफे की क्या वजूहात हैं? क्या इसको कंट्रोल में करने के लिए कोई इक़दाम लिए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग्स हैं? क्या आवाम को जो है अपने मदद आप के तहत कुछ करना पड़ेगा? हमें ज्वाइन किया है फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर जहीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अचानक से डॉक्टर साहबा ये मच्छरों की तादाद इतनी बढ़ गई है और ऐसे ऐसे मच्छर के मतलब नजर भी नहीं आ रहे और पूरी स्किन जो है वो लगता है आपको थोड़ी देर बाद कोई हुजूम आया था और काफिला आया था और हमला करके आप पे चला गया। जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, रीजन इज कि अभी जो हमारा क्लाइमेटिकल और वेदर जो ट्रांजिशन चल रही है उसकी वजह से ये जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है कि मस्कीटो की अफजाइश इसमें शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली अब ग्लोबल वार्मिंग और ये टेम्परेचर शिफ्ट जो हुआ है और कराची में सिर्फ डायरेक्ट आपको पता है सर्दी आती है, गर्मी आती है, मीन में बीच में और कोई वेदर है नहीं। एक्सट्रीम टेम्परेचर जब भी आपका कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ जाता है वो बहुत फेवरेबल होता है मच्छर का जो लार्वा होता है उसकी अफजाइश के लिए इनटू यंग एंड एडल्ट मस्कीटोज। तो कराची में इसलिए इस वक्त मच्छरों की अफजाइश का जो सिलसिला है इस वक्त काफी फेवरेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इनको अवेलेबल है और इसलिए यहाँ पे मच्छर तेजी से बढ़ रहा है। तो लेकिन डॉक्टर साहबा अब सिर्फ आम मच्छर नहीं बल्कि डेंगू की भी इतलात आ रही हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डेंगू से मुतालिक क्या आदाद व शुमार हैं? रवां साल कराची में कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए ताकि हमें भी जरा सा जो है वो अवेयरनेस मिल सके। अच्छा, अभी क्योंकि हम ट्रांजिशन में है फ्रॉम विंटर टू आप कह लें स्प्रिंग एंड समर, तो इसके अंदर डेंगू जो बेसिकली जो डेंगू के जो हॉटकोर मंथ्स होते हैं दैट इज ड्यूरिंग मानसून एंड पोस्ट मानसून विच इज लेटर इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हार्डकोर मंथ्स होते हैं फॉर डेंगू। इस वक्त डेंगू की अफजाइश या आउटब्रेक की कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, मगर इस वक्त जो हमें जरूरत है वो आप कहने के हिकमत अमली की जरूरत है कि डेंगू से या डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए हमें अभी से कुछ हिकमत अमली, कुछ प्रोसीजर्स जो हमारे होते हैं उनको बरव खातर ला के और इसकी अफजाइश को अभी से ही रोकना होगा ताकि हम निपट सकें जब डेंगू या मलेरिया के स्प्रेड का सीजन आए। तो इसका मतलब है आप ये कह रही है कि हमें बेसिकली डेंगू को बढ़ने से उसकी जो है वो हमें वहां प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, लेकिन अगर मैं आपसे मच्छरों की तादाद बढ़ने के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स की जो है वो आपसे अगर पूछना चाहूँ या सवाल करना चाहूँ तो उसके हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं? इस वक्त जो है ना हम जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम हैं वो डीलार्वेशन के लिए हैं कि हर जगह गली गली जो है स्प्रे आप स्टार्ट कर दिए जाएं। ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डायरेक्टर हेल्थ थ्रू प्रॉपर चैनल जो हमें नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और नीचे जो पूरी हायरार्की फॉलो हो रही होती है फिट वाइज, तो उसके अंदर हमें क्लियर इंडिकेशंस हैं कि जी आपने मच्छर स्प्रे शुरू कर देने हैं। इसके अलावा वीबीडी हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के हवाले से अवेयरनेस सेशन होल्ड करें कम्युनिटी के अंदर। तो इसके हमें इकदाम हैं कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में अकॉर्डिंग विद कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन जो हम 21 से दोबारा जा रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये वीबीडी वेक्टर बॉर्न डिजीज के अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ जाना है। ओके,
ओके, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि अब इस पर इकदाम शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से तादाद बढ़ जाना, अब मुख्तलिफ जगहों पे हमने हमेशा देखा डेंगू की भी जब सूरत हाल थोड़ा सा काबू से बाहर होने लगती है या पहले से उसका जो है नोटिफिकेशन आता है, तो जगह जगह गलियों में स्प्रेज होना शुरू हो जाते हैं। ये तो चले हुकूमती लेवल पर हो गया या डिफरेंट मैनेजमेंट्स के लेवल पर हो गया, अवाम अपनी मदद आपके तहत क्या कर सकती है, उनके लिए कोई गाइडलाइन है? अवाम से इस वक्त अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मगर कोशिश करें कि जितनी हद तक आपके जो नेकेड स्किन के एरियाज होते हैं, जैसे हाथों को कवर रखना या टखनों तक अपने आप को, पैर को कवर रखना या नेक को थोड़ा कवर रखना, क्योंकि अब गर्मी है, आप ये सब कुछ तो कर नहीं सकते, मगर हम मस्कीटो रिपेलेंट जरूर यूज कर सकते हैं। जहां हम ऑफिस में हैं वहां पर स्प्रे की सूरत में या फिर जो मस्कीटो लिक्विड्स आते हैं रिपेलेंट्स, वो लोशंस जो आते हैं हम वो लगाएं, ताकि हमें मच्छर से जो डिजीज हो सकती हैं उसका हम रोकथाम कर सकें। जैसा कुछ टोटके वगैरह भी हमें सुनने में मिलते हैं कि लीमू के अंदर लौंग वोंग लगा लें तो मच्छर और कीड़े जिस तरह के वो भी जरा दूर रहते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत मच्छर बढ़ गए डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा। ऐसे हालात में जो कर सके मैं कहती हूँ करें, बस अपने आप को महफूज रखें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा, फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड डे। बच्चों के लिए भाई उन्होंने यही कहा, सही कहा डॉक्टर साहब ने, जो भी कर सकते हैं करें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को इस तरह की कीड़ों मकोड़ों से भी बचाएं, डेंगू से भी बचाएं, हर तरह की बीमारियों से बचाएं। अल्लाह पाक सबको अपने वबाई और माँ से भी महफूज रखे और अपने खास ज़मान में रखे। और जहां अगर बात कर रहे हैं हम, महंगाई इतनी बढ़ी है, आवाम को टेंशन इतनी हो रही है, आवाम जो है प्रेशर में भी आ रही है, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन साथ एक और चीज और भी बढ़ी और वो है गाड़ियों की फरोख्त। ये कैसे पॉसिबल हो गया? खैर एनी हाउ, जनवरी के मुकाबले में फरवरी में 5%, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 32% गाड़ियां ज्यादा फरोख्त हो गई। रवां साल गाड़ियों की फरोख्त में जो है 57% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह फरवरी के दौरान मजमूई फरोख्त हुई है। इसके अगर हम आगे बात करें तो लोकल मेड कार्स जो हैं, मैं उसके वाले से बात कर रही हूँ, तौर पर 21,706 कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों के जो है वक्त खरीद भी बढ़ गई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? हाउ इज इट एक्चुअली हैपनिंग? जहां महंगाई इतनी बढ़ रही है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बेरोजगारी नहीं है, उसके बावजूद गाड़ियों की फरोख्त हो रही है। ये लोकल मेड गाड़ियां, जो लोग बाहर का कहते हैं, बाहर की गाड़ियां होती हैं, क्रेज होता है, लेकिन लोकल मेड कार्स की सेल जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ये वाकई में इंसान जो है वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, या कौन लोग हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं इस महंगाई में। जहां पर हम टमाटर और दही नहीं ले पा रहे, वहां पर लोग गाड़ियां ले रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, कैसे अफोर्ड हो रहा है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है। इस पर भी हमें थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह जरूर एक एक्सपर्ट हमें शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आई एम वेरी श्योर आप जरूर इस सेगमेंट को गौर से देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, तो गाड़ी को संभालना, जहां पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है, आपको लगता है गाड़ी के नीचे आप पैर निकालें और आप पैरों के साथ जो है वो गाड़ी को चलाएं, पेट्रोल आप फ्यूल तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हमें आ गए हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑटो एक्सपर्ट सुनील मंच साहब। बहुत शुक्रिया सुनील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, खुशामदीद कहते हैं। ये क्या हो रहा है? हम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा जो है वो उनकी कीमतों में, साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ उसकी जो गाड़ियों की फरोख्त है उसमें भी जो है इजाफा हो रहा है। परेशानी का ये जो जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि कैसे ये मुमकिन हुआ, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। दो तीन बातें हैं कि एक तो हमारे यहाँ पे लोग जो है, एक उर्फ़े आम में लोग कहते हैं ये बड़ी गुर्बत है, और जब से मैं पैदा हूँ मैंने देखा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन ये एक तो जिसे कहते हैं ना, एक नारे के तौर पे तो लोग सही कहते हैं, बट अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखें, जैसे भी आपने बताया कि न्यू गाड़ियों की जो सेल है वो अपने पीक के ऊपर है, और लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि गरीब आदमी मर गया। तो लेट्स क्लैरिफाई वन थिंग कि गरीब आदमी जो है वो 0 मीटर कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकता। सो आपकी जो 660 सीसी भी 0 मीटर गाड़ी है वो तकरीबन 15 साढ़े 15 लाख से शुरू होती है। तो ये वो गरीब आदमी नहीं जो गाड़ी खरीद रहा है। अब अगेन पोस्ट कोविड भी और जनरली भी अगर दुनिया में देखें तो कैपिटलाइजेशन की स्टोरी ये है कि अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। तो एक तरफ तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी गाड़ियां बुरी हैं, उनका म्यार बुरा है, लेकिन जब आप मार्केट में जाएं और रिसर्च करें, कोई भी आपको गाड़ी ऐसी नहीं है जो उसकी टैग प्राइस है उस पर मिलती है सबके ऊपर ऑन है। तो ऑन इससे पता आपको ये लगता है कि एक सर्टेन शर्फिया है मार्केट में, एक सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी है जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हासिल करने के लिए उसके ऊपर बिल्ड कर रही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्राइस दे रही है।
तो ये रीजन है गाड़ियों की सेल बढ़ने की, और यही वजह है कि मार्केट में ऑन ज्यादा है। बट इसका ये कहीं मतलब नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट के लोग देखते हैं कि जी आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी शायद इसलिए सेल बढ़ गई है। सो वो आम आदमी तो बेचारा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर रहा, बट एक लिमिटेड क्लास है जो कि इस गाड़ी की प्राइस को भी ऊपर कर रही है। एंड मार्केट में स्पेकुलेटिव जैसे कहते हैं ना फोर्सेज भी हैं कि एक गाड़ी भी आती नहीं उससे पहले लोग उसको बुक करा के शॉर्ट कर देते हैं, फिर उससे मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस बढ़ाते हैं। तो वो फोर्सेज हैं, बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आम आदमी जो है उसकी रीच में गाड़ी आ गई। अच्छा, यानी कि ऐसा कहीं भी नहीं कि आम आदमी के रीच में गाड़ी आएगी। लेकिन सुनील साहब, क्या ये अदाद-ओ-शुमार जो अभी हमने प्रोग्राम में शेयर किए, ये इस वजह से तो नहीं है कि पहले से बुकिंग्स हुई हुई थी, पहले से इनकी जो है वो जो इनकी टोकन मनी थी वो दी हुई गई थी, या उनकी इस तरह से कोई ना कोई पहले से इसका सिलसिला था? व्हाट डू यू से? उसमें थोड़ा सा फैक्टर ये है, अगर आप देखें तो पिछले साल नवंबर के अंदर एक नया फॉर्मूला आना शुरू हुआ कि सारी कंपनियों ने प्राइस बढ़ाई। पहले वो प्राइस बढ़ाते थे तो वो आपको कहते थे कि जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है उस पर न्यू प्राइस एप्लीकेबल नहीं होगी, और जिनकी पार्शियल आई है उन पे होगी। अब उन्होंने किया ये कि आपको आगे ना पूरा एक वो दे देते हैं परफॉर्मा कि जनवरी की बुकिंग वालों की इतनी बढ़ेगी, फरवरी की इतनी बढ़ेगी, मार्च की इतनी बढ़ेगी। तो उसलिए वो जनवरी में काफी लोगों ने पेमेंट फुल करा के अपनी गाड़ी जो है पुरानी प्राइस पे लॉक इन कर ली थी। वो फैक्टर है, जरूर है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको जनरली कह रहा हूँ कि आगे से आगे पाकिस्तान के अंदर सेल्स फिगर बढ़ेंगे ही। देखें, पहले 3 कार साज इदारे थे, अब 14 हैं। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और जिस तरह कोविड के बाद से हम निकल रहे हैं लॉकडाउन से, तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले लीड टाइम ज्यादा थे, अब लीड टाइम कम होंगे, तो ये फिगर्स और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। बट सुनील, एक और चीज हमने ऑब्जर्व की है, प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी तादाद जरा कुछ अरसे में मतलब अगर देखूं मैं तो 13-15 लाख तक के बीच में नहीं आ रही हैं, और अब गाड़ियां बड़ी आ रही हैं। अगर बन भी रही हैं तो बड़ी बन रही हैं। क्या वजह है इसकी अकॉर्डिंग टू यू? इसकी एग्जैक्टली वही वजह जो मैंने आपको पहले कही थी कि अगेन देखें, जो आम आदमी या मुतवस्सित तबके की गाड़ी है या एक स्टार्टर लेवल की गाड़ी है, वो बंदा बुरी तरह हिट हुआ है कोविड के बाद से। उसकी परचेजिंग पावर शायद इतनी नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाली क्लास है जो 5 मिलियन प्लस या एसयूवी, अगर आप देखें समबडी वाज सेइंग इट्स रेनिंग एसयूवी इन मार्केट राइट नाउ, तो हर कंपनी एसयूवी लेके आ रही है। रीजन ये है कि उस जो स्टेट ऑफ सोसाइटी है, जो इनकम क्लास है, उसको इतना इफेक्ट नहीं हुआ और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से आपको नजर आएगा कि जितनी भी नई आने वाली कंपनी है वो उस प्राइस रेंज में ज्यादा गाड़ियां लेके आ रही है। लेकिन सुनील, आपको याद नहीं है ये कहा गया था कि जब नई कंपनीज आएंगी तो सस्तियां गाड़ियां भी अवेलेबल होंगी, तो उसके आने का क्या फायदा हुआ? इस तरह आप कह रहे हैं कि अब तो सस्तियां गाड़ियां कैसे हो सकती हैं, वो तो पहुंच से दूर है आम आदमी के। रियलिस्टिकली बात अगर की जाए तो वो एक सियासी नारा जरूर है, सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में कभी नहीं मिलेगी आपको। ये तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। गाड़ियों की कंपनियों के आने से फायदा ये होगा कि कंपटीशन आता है। कंपटीशन जब आता है वो चीजों को अपनी बेस्ट की तरफ डिराइव करता है। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान में लग्जरी सेगमेंट की सेडान में भी एयरबैग नहीं आते थे। अब आपको एंट्री लेवल हैचबैक पे भी जो है एयरबैग्स मिल रहे हैं, और काफी ऐसी ऑप्शन है जो कि कंपटीशन आने की वजह से मार्केट में आई हैं। तो आई थिंक विच इज, अगर हम उस तरह से बात करें वैल्यू टू मनी वाइज, यस द प्रोपोजिशन इज बेटर फॉर एवरीबडी। बट अगर आप ये बात करें कि एक सस्ती गाड़ी मिल जाए, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। अगर आप रियलिस्टिकली देखें, आपकी ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं, आपकी फॉरेन करेंसी डिवैल्यू करते हैं आपका पैसा, आपके इंपोर्ट के ऊपर जो चार्ज पूरी दुनिया में ओशन फ्रेट बढ़ चुका है, तो आई डोंट सी एनी रीजन जाएगी। जिस तरह आपने कहा ना सुनील थोड़ी देर पहले कि एक आम आदमी जो है ना वो कभी भी 0 मीटर गाड़ी नहीं ले सकता। उसको अगर गाड़ी मिलेगी तो वही मिलेगी 90-95 वाली, तो जो है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है वो तो नई गाड़ी ले ही नहीं सकता, पुरानी चलाए मतलब। तो मोटरसाइकिल भी बाहर होता जा रहा है नया, वो भी 2-2-2.5 लाख का हो गया। क्या करें, साइकिल भी बहुत महंगी है, करें क्या फिर? एक आम आदमी को करना क्या चाहिए? आम आदमी की जनरली देखिए, मैं अगेन आई ट्राई टू बी रियलिस्टिक। हमें लोगों को गलत पिक्चर नहीं दिखानी चाहिए, हम सबको अपनी एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें तो हर बंदा अपने जो इनकम लेवल है उससे ऊपर लाइफस्टाइल एंजॉय करता है एज फार एज कार्स आर कंसर्न। अब मार्केट में अगर आप करेक्शन देखें तो जो बंदा एक बड़ी गाड़ी था एक लेवल छोटी पे आ गया है, जो सेडान पे था वो हैचबैक पे आ गया है, अगर फर्ज करें वो महंगी हैचबैक पे था वो सस्ती पे आ गया है। तो ये तो हर बंदे को अपने लेवल करना पड़ेगा और रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सुनील मंज, आपने हमें वक्त दिया। ऑटो एक्स हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया जी आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गाड़ी, क्या बाइक भी नहीं, अब तो बहुत ही मतलब वो हो गई हैं। लेकिन देन अगेन ये रियलिटीज हैं, अवाम को ये तमाम रियलिटीज पता होना चाहिए। हाँ, हमारा लाइफस्टाइल हमारी इनकम के साथ मैनेज कर जाता है। हम सोचते हैं कि जो हमारा इनकम है उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, जबकि जरूरत और चाहत के बीच में फर्क खत्म हो गया है। आपको नहीं लगता कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको और मुझको बहुत
बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखते हैं और इसी सीखने का सफर जारी रखेंगे। लेकिन अब कल इंशाल्लाह कल सुबह होगी आपसे बराह रास्त मुलाकात सवेरे पाकिस्तान में। हमारी टीम को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाजत। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।